नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर आज हम 75 नंबर सेट कर रहे हैं, जिसके अंदर 7 मार्च का प्रथम शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल इंपॉर्टेंट सवालों की बात करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि यदि इससे जो पुराने पेपर हुए हैं, इससे पहले वाले जो पेपर है, वो यदि आप करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मैथ चैनल योगेश मैथ पे मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि आज का पेपर डिस्कस स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी भी समय है। बात कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम्स के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस से ही संभव होता है। जो मॉक टेस्ट देकर आप अपना टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सवाल छूट न जाए तो इसके लिए कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिस से होगा। फिर आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ये सभी स्मार्ट वर्क के तौर पर कुछ तरीके रहते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर वैलेंटाइन वीक की सेल चल रही है, जिसमें आपको ये पास टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए पास है ईयरली टेक्स्ट बुक पास, यानी एक साल में सारे रेलवे का बात नहीं करते हैं, एससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, रेलवे सभी एग्जाम 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में एक साल की वैलिडिटी मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप चेक कर। पहला सवाल आपके सामने ये है। 2 कुर्सियां और एक मेज का मूल्य 880 रुपये है, और एक कुर्सी और 2 मेज की बात करें तो 980 हो जाता है। तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुर्सी को x मान लेता हूँ, एक कुर्सी के मूल्य को, और मेज को y मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर मेरा 880 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक कुर्सी और 2 मेज की यदि बात की जाए तो 980 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एक बार इनको घटाना है और एक बार इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे हम, कि हमें x और y का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, इनको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखो, आप सिंपल जोड़ोगे ना तो x प्लस वाई आएगा, और घटाओगे ना तो x माइनस वाई आएगा। एक चीज़ तो ये, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, जो एक्स एक्स वाले हैं केवल उनको जोड़ लो। एक्स एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उनका जोड़ लो। कितना मल्टीपल एक्स का, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से यदि राइट साइड में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, राइट साइड में जोड़ने पर आपके पास 1860 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं x माइनस वाई की। तो देखो, x में से 2x में से x घटाया, 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1 ही बचा। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि राइट साइड में घटाते हैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आप x प्लस वाई लिख लो और बाद में गुणांक देख लो, उस हिसाब से घटा दो। अब हमारे पास x प्लस वाई का मान आ चुका है, x माइनस वाई का मान है। x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है, आप 3 इधर ले जाओगे, 3 का भाग दोगे तो ये 620 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आपके पास 620 आ गया, x माइनस वाई बराबर 100 आ गया। तो अब आप x और y का मान निकाल सकते हो। कैसे करते हैं हम, कि जो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 720 बटे 2 करोगे तो 360, ये पहला वाला आ जाएगा। और जब दोनों को घटाकर करते हैं, यानी कि 520 बटे 2 करोगे तो 260, ये दूसरा वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। एक त्रिकोणमितीय फलन आवर्तित होते हैं। देखो, आवर्तित का मतलब है कि एक निश्चित टाइम के बाद, ठीक है, वापस से वही मान आने लग जाते हैं। इस प्रकार से कह रहे कि एक निश्चित थीटा कोण के बाद में वापस से वही मान वापस रिपीट होने लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार, इस प्रकार से कहेंगे। तो वो बताना है कि कितने पीरियड के बाद में रिपीट हो रहा है। कोस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कोस का पूछा गया है। बाकी साइन और टेन के भी ध्यान रखने चाहिए। तो तीनों की बात कर देते हैं, कि साइन एक्स की बात करना है, कोस एक्स की बात करना है, और टेन एक्स की बात करना है। तो देखो, साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई के बाद में वापस से रिपीट होने लग जाएगा। कोस में भी 2 पाई होता है, और टेन के अंदर पाई होता है। तो ये तीनों वैल्यू आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें केवल वैल्यू याद करनी है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 की बात करते हैं। दो प्रतिच्छेदी वर्ग लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण होता है। तो कब वर्त लंबकोणीय कहलाते हैं, तो देखो, एक वर्त हमने ये बनाया और दूसरा इसको काटता हुआ वर्त हमने ये बना दिया है, ये 2 वर्त बना दिए। अब ये लंबकोणीय कब होंगे, एक बार वापस से बनाते हैं इसको। इस प्रकार से 2 वर्त बना दिए कि ये लंबकोणीय कब होंगे,
जब देखो इन पर, इस बिंदु पर जहां पर ये काट रहे हैं वहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, पहली स्पर्श रेखा इस पर खींच दी और दूसरी स्पर्श रेखा इस पर खींची, और इन दोनों के यदि बीच के कोण की बात करें, ये यदि 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लंब कोणीय वर्त, प्रतिच्छेदी वर्त क्या है, लंब कोणीय है। यानी कि इनके बीच स्पर्श रेखाओं के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, या फिर समकोण है। तो इस प्रकार से हो चुका है। और ये बात ध्यान रखना, यदि ये 90 पे काट रहे हैं तो जो ये स्पर्श रेखा है वो केंद्र से गुजरेगी और यहाँ पर भी केंद्र से गुजरेगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो केंद्र केंद्र को हम मिला भी सकते हैं और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30 की बात करते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है आपको, पी क्यू ए बी के समांतर दी गई है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः बी सी और सी ए पर स्थित है। सबसे पहले हमें क्या है, एक त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, तभी सारा कुछ समझ में आएगा। ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी, इसी प्रकार से। अब पी क्यू किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, यानी कि कहीं पे यहाँ पे हो सकती है वो। ठीक है, यहाँ पे हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। अब देखो पी क्यू, पी क्या है, बी सी पर स्थित है, बी और सी पर कौन सा बिंदु है, पी, और क्यू कहाँ पर है, सी ए पर है, तो क्यू इस बिंदु को मार्क करना पड़ेगा आपको। ये रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर है। तो हमें पता चल चुका है ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो संगत कोण बराबर होंगे। और बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो ये कोण तो कॉमन है, तो यानी कि ये जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, किसके समरूप हो चुका है, तो हम कहेंगे त्रिभुज। उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, पहले ए वाला कोण लिखना पड़ेगा यानी क्यू, फिर पी और फिर सी। ये इसके समान, इसके समरूप है। समरूप हुआ तो क्या हो सकता है कि संगत जो भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज की, उनका अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा तो मैं कह दूं, यदि बात करूं सी क्यू, इस त्रिभुज की यदि बात करूं, सी क्यू छोटे वाले की, फिर दूसरी भुजा कौन सी आ जाती है इसके अंदर, यूपी आ जाती है, फिर कौन सी आ जाती है इसके अंदर, पीसी आ जाती है। ये तीनों भुजाएं क्या होगी, ये तीनों भुजाएं छोटे त्रिभुज की लिख दी, और संगत भुजाएं लिखो आप बड़े की, इसके सी क्यू के संगत कौन सी है, तो हम कहेंगे सी ए भुजा है। इसी प्रकार से इसके संगत कौन सी है, ए बी भुजा हो गई, और पीसी के संगत कौन सी हो गई, बीसी भुजा हो गई। इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको क्या दे रखा है, सी क्यू क्यू ए दे रखा है, सी क्यू क्यू ए दे रखा है। देखो सी क्यू, सी से क्यू दे रखा है और क्यू ए दे रखा है, इतना दे रखा है आपको। देखो सी क्यू आपको 3 अनुपात दे रखा है, क्यू ए 1 दे रखा है। तो हमें बड़े त्रिभुज के लिए पूरी निकालनी पड़ेगी, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सी क्यू और क्यू ए का अनुपात हमारे पास आ चुका है, ये आपका 1 है और ये 3 है। 3 क्या 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, सीपी दे रखा है और बीसी पूछा गया है, तो सीपी ये हो गया, बीसी भी हो गया। इस वाले को रखना पड़ेगा, सीपी कितना है, देखो इस वाले को लिया है हमने और इस वाले को लिया है, तो सीपी कह दो या पीसी कह दो, कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये 1 और 4 तो अनुपात में है, और ये इस प्रकार से, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी निकालना पड़ेगा। आप बीसी आया आपका, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 सेंटीमीटर हमारा बीसी आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 38 की बात करते हैं। सॉरी, देखो 38 में क्या दे रखा है आपको, एक्स और वाई का मान दे रखा है और ये निकालना है। अब देखो ये सवाल मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है डराने के लिए केवल, कि बच्चा उनको देखे और सवाल को छोड़ दे। ठीक है, जबकि इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। कैसे, ये देखो √9 क्या दे रखा है यहाँ पर, √9 को मैं लिख सकता हूँ, इसका अंडरूट आसानी से हो सकता है। यदि नहीं होता तो अलग बात थी, जैसे √2 दे दिया होता फिर नहीं होता, फिर हमको थोड़ा मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब ये √9 दे रखा है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3 + 1 और नीचे 3 - 1, ऊपर 4 हो गया, नीचे 2 हो गया, ये 2 हो गया। y का भी मान निकाल सकते हो, ऊपर 4 + 1 आ जाएगा, नीचे 4 - 1 आ जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ये हो चुका है। तो x² माइनस यदि y² यदि हम निकालते हैं, ये तो आपका 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 25/9 हो जाएगा।
तो 36 माइनस 25/9 घटाने पर कितना आ जाता है, 11/9 आ जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 41 की बात करते हैं। तो 41 में देखो सबसे पहले बारंबारता बहुभुज की बात आ रही है। तो बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बारंबारता बहुभुज होता क्या है, बनाया कैसे जाता है। और यहाँ आप एक और चीज समझोगे कि ये देखो 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं वहां से सवाल रेल के अंदर काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, वहीं से नए नए तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो आपको एक तो अंक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर आपको 5 दे रखी है, 10 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6। ये 5 विद्यार्थी है ना, जो वो क्या है, उनके अंक 0 से 10 के बीच में आए हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 के बीच में आए हैं। और 10 विद्यार्थी है, उनके अंक 10 से 20 के बीच में आए, इस प्रकार से दे रखे हैं आपको। तो देखो हम जो अंक है वो तो इधर एक्स एक्स पे लिख देते हैं कि यहाँ पर मेरा 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, इसी प्रकार से लिख देते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इसको हम विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता लिख देते हैं या विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं कि ये मेरा 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी आए, यहाँ पे 3 4 5 7, इस प्रकार से बारंबारता हो गई, यह विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब देखो एक चीज और, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक डब्बे को वर्ग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक डब्बे को वर्ग कहते हैं। ये चीज ध्यान आ गई। तो अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बहुभुज। और कौन सा बहुभुज था, तो बहुभुज की बात कर रहे थे। तो बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले बारंबारता कितनी है, 5 है। तो हमने 5 पे अंकित कर दिया, ये लाइन 5 पे हो चुकी है। अब इसी प्रकार से दूसरी बारंबारता कितनी है, 10 है, तो 10 पे लाइन कर दी अंकित। फिर उसके बाद में 4 पे है तो हमने 4 पे कर दी। उसके बाद में 6 पे है तो 6 पे कर दी। फिर 7 पे कर दी, इसी प्रकार से लाइन। फिर अगले वर्ग पे 3 पे कर दी, फिर 2 पे कर दी, फिर वापस से 2 पे कर दी, उसके बाद में 3 पे कर दी और फिर 9 पे कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इनके जो मध्य बिंदु है उनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है, इनके जो वर्ग दे दिए या बारंबारता जो हमने लगाई, उनके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये मेरा क्या बारंबारता बहुभुज बनता है। इस प्रकार से सीधी रेखा से मिला देते हैं, तो इस प्रकार से ये मेरा एक बारंबार। और लास्ट वाले को क्या करते हैं, जो लास्ट में यहाँ तक था हमारा 9 तक, तो लास्ट में जो बचा उस लाइन के ऊपर मध्य में एक पॉइंट लगाते हैं, उसको मिला देते थे। तो क्या किया हमने, मध्य बिंदु, वर्ग के मध्य बिंदु या बारंबारता के मध्य बिंदु को मिलाया, उससे बनता है क्या, बारंबारता बहुभुज कहते हैं इसको। इस प्रकार से बनता है। एक चीज आ चुकी है। दूसरी चीज आपको एक चीज और समझनी है कि संचयी बारंबारता क्या होती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, और वो भी से अधिक से कम। ठीक है, तो यदि मैं कहूं, देखो यहां पर बात आई कम ऊपरी सीमा, कम वर्गों की, अधिक वर्गों की। देखो से कम की बात यदि करते हैं, संचयी बारंबारता यदि मुझे निकालनी है, तो देखो 10 से कम कितने लोग हैं, मैं कहूंगा 10 से कम कितने लोग हैं, विद्यार्थियों के नंबर आए हैं, हम कहेंगे 5 है। ठीक है, फिर 10 से यदि 20 की बात की जाती है, तो क्या करोगे आप कि 20 से कम, ऊपर वाली सीमाओं को ले रहे हैं हम, ऊपर वाली सीमा को लेते हुए कह रहे हैं कि से कम, यानी 10 से कम कितने लोग हैं, 5। तो 20 से कम कितने लोग हैं, तो ये 5 तो होंगे ही, साथ में ये 10, टोटल 15 लोग हो गए। तो आप क्या करो, लाइन से इनको जोड़ दो। इस 5 के अंदर ये 10 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 15 हो गया है। 30 से कम कितने होंगे, ऊपर वाली सीमा को यूज किया 20, और 30 में ऊपर वाली सीमा कौन है, 30। 30 को यूज करते हुए हमने कहा से कम। तो से कम में संचयी बारंबारता ये 5 से फिर 15 हो गई। 15 में अब ये 4 जोड़ देते हो तो ये 19 हो जाता है। इस प्रकार से जोड़ दिया, 19 हो गया। अब देखो 40 से कम बात की जाए तो 19 में फिर आप 6 जोड़ दोगे, ये 25 हो जाएगा।
फिर 50 से कम की यदि बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये इसमें जोड़ दोगे तो ये 32 हो जाएगा। इस प्रकार से जो निकाली जाती है ऊपर की सीमा को यूज करते हुए से कम बारंबारता निकल जाती है। अब यदि नीचे की सीमा को यदि हम यूज करते, ठीक है, तो से अधिक निकलती, यानी 0 से अधिक कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे 0 से अधिक सारे के सारे हैं, तो सबसे पहले आप कितना 51 है, कुल टोटल लोग 51 लिख दोगे। 10 से अधिक कितने हैं, तो ये जो 10 तक थे 5 लोग उनको कम कर दो आप, यानी पहले वाले को हम इसमें से घटा देते तो कितना आ जाता है हमारा, ये आपका 46 आ जाता है। अब हम कहेंगे 20 से अधिक कितने लोग हैं, तो ये जो जोड़े थे हमने 5 और 10, देखो 20 से अधिक कितने लोग हैं, इस 10 को और घटा दोगे फिर इसमें से आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि 30 से अधिक कितने लोग हैं, तो 30 तक वाले घटा दो, 4 और घटा दो इसके अंदर से, ये आपका 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार नीचे वाली सीमा का यूज करते हुए इससे अधिक बारंबारता हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये बहुभुज किसके द्वारा बनाया जाता है, ये हमने बात करी। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। देखो पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि संचयी बारंबारता से कम वर्गों की ऊपरी सीमा, कम वर्गों की यानी से कम की बात और ऊपर वाली सीमा को यूज करते हुए कि 10 से कम, 20 से कम, इससे नहीं बनाया जाता है। मैंने ऑप्शन का मतलब आपको समझा दिया है कि वो क्या कह रहा है, तो इससे नहीं बनाया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता से अधिक, उससे अधिक, और निचली सीमा को यूज करते हुए कहते हैं हम से अधिक, 0 से अधिक, 10 से अधिक, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। किससे बनाया जाता है बारंबारता बहुभुज, या तो जो हमारा वर्ग था उसके मध्य बिंदु की बात कर देते हैं, या जो बारंबारता थी उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में क्या दिया है, वर्गों और बारंबारताओं के अंतिम बिंदु, नहीं मध्य बिंदु को, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। तो ये सवाल आपको मैंने बता दिया है, जितनी बताने, यानी कि मैंने कोशिश करी है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका लघुत्तम समापवर्ती 180 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो हमने मान लिया, यदि देखो एलसीएम की और इनकी बात चल रही है, तो पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 3x, और दूसरी को मान लेते हैं 4x, इस प्रकार से, क्योंकि 3:4 अनुपात में थी। तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, दे रखा है आपको, एलसीएम इनका होगा क्या, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो इस साइड में आ जाएगा मेरा, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक x आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। ये आपको कितने के बराबर दे रखा है, 180 के बराबर दे रखा है। यदि मैं यहाँ से ये 12 हो जाता है, 12 को यदि उधर लेके जाता हूँ तो कितना, 12 एकम 12, 12 पाँच 60, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 15 आ चुकी है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी, x की वैल्यू यदि 15 आई है, संख्या में रखोगे तो एक संख्या तो क्या है 3x, यानी 15 3 45, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कौन सी बड़ी संख्या है, 60 बड़ी संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 54 की बात करते हैं। अब ये देखो बड़ा एंगल फिर से आ चुका है, साइन 420 का मान निकालना है। यदि आपको नहीं आता कि बड़े एंगल कैसे निकाले जाते, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक वीडियो डाली है कुछ दिन पहले, आप वो जाके देख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको छोटे एंगल में तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसका मान हमें पता होता है। तो 420 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं कि मुझे पता है कि यदि मैं इसको 360 पे तोड़ता हूं, कितना बचा अब लास्ट में, 40 प्लस 60 बच चुका है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 360 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखा, साइन 420 को लिखा है। अब देखो 420 ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, बात करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। देखो 360 यहाँ पर आता है, और 360 के बाद में कुछ प्लस, ठीक है, कितना 60 प्लस, तो किस में आ गया है, ये इसमें आ गया है, इसमें प्रथम चतुर्थांश में, और सभी पॉजिटिव होते हैं तो पहला पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब 360 पे एंगल चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रहता है, ठीक है, और लास्ट में आपको 60 लिख देना है। अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हो, निकाल दो आराम से। साइन 60 का कितना मान होता है, √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। इस प्रकार से हम सॉल्व इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 61 की बात करते हैं।
यदि अवयव को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य है तो अवयव कैसी है, यानी कि इस प्रकार से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 × 2 की यदि मैं मैट्रिक्स बनाता हूं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यदि सभी पद शून्य होते हैं तो हम उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सभी अवयव यदि उसके शून्य है तो हम उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। चलो, ये तो एक बात हो गई। अब हमारे सामने है वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, तत्सम अवयव क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है। तो देखो, मैंने सारे प्रकार के जो टाइप्स है वो यहाँ पर लिए हैं। पहली बात करते हैं कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें एक पंक्ति है। पंक्ति अवयव कब कहलाता है, इस प्रकार से दिया हो कि केवल एक यदि पंक्ति है तो हम उसको पंक्ति अवयव कहते हैं, ठीक है। केवल एक ही पंक्ति होगी, मान लिया कि कुछ भी हो मगर एक ही पंक्ति है। यदि अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसके अंदर केवल एक ही स्तंभ है, और यदि केवल स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, इस प्रकार से दे रखा है तो हम उसको स्तंभ अवयव कहलाते हैं। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है वर्ग अवयव कहलाता है। पंक्ति और स्तंभ यदि बराबर हैं, ठीक है, यानी कि जितनी पंक्ति है उतने ही वर्ग हैं। यानी कि मान लिया कि इस प्रकार से दे रखा है आपको, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक वर्ग, दो वर्ग, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तो ये मेरा क्या हो चुका है, वर्ग मैट्रिक्स हो चुका है। यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, इसमें बराबर होगी। तो हमने कह दिया पंक्ति m है और स्तंभ n है, तो m × n बराबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। चौथा क्या है, विकर्ण अवयव होते हैं। विकर्ण अवयव क्या होते हैं, इसके अंदर जो विकर्ण के अंदर होते हैं, सॉरी, देखो इसमें क्या होते हैं कि एक वर्ग अवयव की बात की जाती है और विकर्ण वाले अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं तथा एक अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। और इसको हम करते हैं कि आई जे, जिसमें आई और जे बराबर नहीं है वहां पर भी बराबर 0। यानी कि देखो, जो विकर्ण है वो वाले पद शून्य नहीं होंगे, इस प्रकार से दे रखे। बाकी जितने भी पद है, जैसे 3 × 3 की है क्योंकि वर्ग होना चाहिए, बाकी सारे शून्य होंगे। केवल विकर्ण वाले शून्य नहीं हो तो हम उसको क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव या विकर्ण मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स कह देते हैं। अब आप करते हैं बात पांचवें की बात करते हैं। विकर्ण अवयव अदिश अवयव यानी स्केलर कहलाता है कब, जब इसके विकर्ण अवयव का अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि बीजे बराबर 0 और बीजे बराबर कई। अब देखो, जो हमने विकर्ण अवयव बनाया है वो अदिश अवयव कब होगा, जब उसके जो सभी नंबर्स है वो यदि समान है, ठीक है, जो विकर्ण के अंदर नंबर समान है और बाकी सब 0 है, तो इसको हम कहते हैं अदिश अवयव कह देते हैं। उसके बाद में आता है एक विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, यानी कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्सम अवयव किसको कहते हैं, एक एक। विकर्ण वाले क्या होंगे, एक होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, आपके शेष सभी अन्य शून्य होंगे। तो ये बाकी क्या होंगे, आपके शून्य हो जाएंगे, बाकी इस प्रकार से। तो देखो, जिसमें केवल विकर्ण वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव स्केलर अदिश अवयव कब बन जाता है, जब संख्याएं जो विकर्ण में है वो समान हो। और यही जब विकर्ण अवयव तत्सम अवयव कब बन जाता है, जब 1 1 हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस सवाल में हमने विकर्ण अवयव की बात की थी। वर्ग अवयव देखो क्या होता है, तत्सम अवयव, अदिश अवयव, सभी को मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को। सवाल नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है हमें, तो हम जानते हैं चाहे x को y% कह दो या y का x% कह दो तो बात एक ही है, क्योंकि
ये x इंटू वाई बटे 100 करते हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं y इंटू एक्स बटे 100, यानी कि ऊपर तो एक्स वाई आया, नीचे 100 एक्स वाई बटे 100, इसी प्रकार से होगा दोनों साइड। तो यहाँ देखो 50 का चाहे 860% निकालना हो या 860 का चाहे 50% निकालना हो, मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, 1 कैसे आएगा, ये दोनों बराबर होंगे और बीच में है भाग का साइन। ठीक है, क्योंकि पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इस का के साइन को सॉल्व करेंगे। पहले किसको सॉल्व करते हैं, का के साइन को सॉल्व करते हैं। कैसे, कि हम कहेंगे 50 का, तो 50 वाले साइन 860%। ठीक है, फिर भाग का साइन पड़ा रहने दो, उसको सॉल्व करो, 860 का 50%, इस प्रकार से कर दोगे। ये दोनों मान हमने सॉल्व कर दिए, यानी कि इनके बीच में का को सॉल्व करके क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया है। अब बीच में देखो भाग है और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 50 आएगा 860 आएगा बटे 100 आएगा, नीचे फिर इसी प्रकार से करोगे 860 आएगा 50 आएगा, नीचे 100 आएगा, सॉल्व करोगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से तिगुना तेज है, तो 3 लोग हैं, ए बी सी लिख देते हैं। बी सी से तिगुना, यानी कि ये 1 है तो ये 3 गुना तेज है, और ये दुगना यानी कि बी का, बी यदि 3 है तो ये 6 हो गया है। 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने मिनटों में तय की जाएगी। ये तो क्या है कि इनकी इफिशिएंसी की अनुपात आ चुका है। किसका आ चुका है, इफिशिएंसी का अनुपात आ चुका है कि ये इतना तेज भाग सकता है, वो इतना तेज भाग सकता है। जो तेज भागेगा उसको सबसे कम समय लगेगा। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होता है, इनका उल्टा हो जाता है, 1/6, 1/3, 1/1, इस प्रकार से हो चुका है। अब जब आप इनका एलसीएम लेते हो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आ जाएगा, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा मेरे पास, 2 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका, 6 का 6 बच जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है इनका मान। तो अब हमारे पास नया अनुपात, ये कौन किसका अनुपात आ चुका है, ये समय का अनुपात आ चुका है। किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात है। ठीक है, समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये मेरे पास समय का अनुपात आ चुका है। अब वो कह रहा है कि 54 मिनट लगते हैं सी को, तो उसी दूरी को तय करने में ए द्वारा कितने मिनटों में तय की जाएगी। तो यदि सी 54 में तय करता है, यानी 6 की वैल्यू आपको 54 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ए कितने में करता है, यानी कि 1 भी 9 है, 9 आएगा यहाँ, यानी 9 मिनट में तय करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 71 की बात करते हैं। इसका मान निकालना है आपको। तो एक तरीका तो ये है, आप पाई का मान रख दो सबसे पहले। देखो यहाँ मैं पाई का मान रख देता हूँ, मेरा सरल हो जाएगा। ये 5, पाई का मान कितना रखोगे, 180 रख दोगे, इंटू 3 हो चुका है। 3 से यदि आप इसको काटते हो तो 60 आ जाएगा, 5 6 30, 300 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो चुका है, 300 डिग्री हो चुका है, यानी साइन 300 डिग्री का मान हमें निकालना है। अब देखो साइन 300 को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60, क्योंकि मेरे को 60 डिग्री का मान पता है। अब ये कौन से चतुर्थांश में आ चुका है, चौथे चतुर्थांश के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा, क्योंकि 360 यहाँ होता है और 360 से थोड़ा सा कम तो चौथे में, और चौथे में जो साइन है वो नेगेटिव का होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव आएगा। उसके बाद में 360 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, और 60 डिग्री लिख दो। मान आएगा -√3/2, ये आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4 आकृति ए बी सी डी और डी का संयोजन है। आकृति ए चाय पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, ए है ना जो चाय पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है, बी कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है, आकृति सी दूध पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है, आकृति डी कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले संख्या को दर्शा रहा है। तो कितने लोग कॉफी और दूध नहीं पीते हैं, तो कॉफी और दूध पीने वाले कौन कौन है, कॉफी या दूध नहीं पीते हैं। तो देखो मैं बना रहा हूं, ये जो भाग है मेरा, क्योंकि बी है जो कॉफी वाला है और सी है दूध वाला, तो ये ऐसे लोग हैं जो या तो कॉफी पीते हैं या दूध पीते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो या तो कॉफी पीते हैं या दूध पीते हैं। तो कितने लोग कॉफी और या दूध नहीं पीते हैं, तो बचे हुए लोग 3 और 7 कितना हो गया है, 3
और 7 कितना हो गया है, 10 लोग ऐसे हैं कि जो ना तो कॉफी पीते हैं और ना दूध पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 84 की बात करते हैं। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी राजू और कार्तिक के बीच की यदि दूरी की बात की जाए तो कितनी है, 300 है। राजू यहाँ पर, मान लिया कि राजू यहाँ पर खड़ा है और कार्तिक यहाँ पर खड़ा है, उनके बीच की दूरी 300 मीटर है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। राजू और कार्तिक क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अब ये किस किस से चाल से दौड़ रहा है, ये तो 10 की चाल से दौड़ रहा है, ये 12 की चाल से दौड़ रहा है। तो इनके बीच में जो अंतर है चाल का, 2 किलोमीटर, ठीक है, इसी अंतर की से ये जो 300 इनके बीच का गैप है ये कवर होगा। किससे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसी से इनके बीच का जो अंतर है वो कवर होगा। ठीक है, तो इसने सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। इसमें ये आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी अभी मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए आप क्या करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना आया, ये आपका 10/18 आ चुका है। इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। तो चाल आपके पास आ चुकी है। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी पूछी गई है, तो 6 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा वो निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो, चाल तो उसकी थी 10/18 है, और 6 मिनट की बात करते हैं, मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी मिनट को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 6 × 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 3 बार जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा। तो कितना आ चुका आपको, 200। यानी कि वो 200 दूरी उन्होंने कवर कर ली है। उनके बीच में जो गैप था उसमें से 200 दूरी उन्होंने 2 मीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर ली है। बाकी पूरी दूरी 300 थी। पूरी दूरी कितनी थी, 300, 200 कवर कर ली, तो कितनी बच गई, अब 100 दूरी बच गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम कहेंगे 2 हो जाएगा। तो शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 10 लिया है सबसे पहले। इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताना है। देखो, एक सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर m × x - x1, ये होता है। जहां पर m बराबर क्या होता है, ये आपका x2 - x1, यानी कि x2 - x1 नहीं, ऊपर y आएगा, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये होता है हमारा। y2 का मान रखोगे तो कोई भी बिंदु को, इसको मान लो आप y2 x2 मान लो, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, ये मान लिया है। तो देखो, y2 मेरा कितना आ चुका है, 3, और 3 में से यदि आप 5 घटाते हो तो इतना। इसी प्रकार से 1 में से आपको कितना घटाना है, 2, तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर आपका -2/3 आ चुकी है m का मान, ये आपको इसमें रखना है, और बाकी x1 y1 का भी मान रखना है इसके अंदर। तो रखें, y - x1 का मान कितना है, -2, एक माइनस पहले से, तो ये प्लस का हो जाएगा। m का मान 2/m रख दिया है। x - x1 का मान कितना दे रखा है, x1 का मान y1 की जगह उल्टा मान रख दिया। यहाँ पर तो 5 था, y1 का मान 5 था, तो y - 5 हो चुका है। ये आपका +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर m नहीं था, बट्टे 3 था। अब आप इस 3 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो 3y - 15 आ जाएगा, ये आपका -2x और -4 हो जाएगा। अब देखो, 2x को मैं उधर लेके जाता हूँ तो मेरा प्लस का हो जाएगा 3y, और इस 4 को भी उधर लेके आते हैं तो -11 बराबर 0 बच जाए। ये आपकी समीकरण आ चुकी है। ये आपकी समीकरण आपको रेखा की इक्वेशन या समीकरण आपको याद करनी है, y - y1 m × x - x1। m को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रवणता कहते हैं।
प्रवणता कहते हैं, जिसका मान दोनों बिंदु से इस प्रकार से निकालते हैं, या फिर कई बार आपको प्रवणता का मान डायरेक्ट दिया हुआ आ सकता है, तो आप डायरेक्ट रख देना। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। ए ने एक घोड़ा 4500 रुपए में खरीदा और इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। सबसे पहले देखो, इसको मत देखो आप, सबसे पहले ऐसे कहो कि देखो ए है, एक बी है और एक सी है। अब ए ने 5% के लाभ पर किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। तो 5% को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। तो यदि 20 में थी, 20 रुपए वैल्यू थी, तो कितने में बेच दिया? 1 में बेच दिया। 20 से बढ़कर 1 कितना हो जाएगा? 21 में बेच दिया उसने 5% के लाभ पर। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 की वैल्यू पर कितना लाभ हुआ है? 1 का लाभ हुआ है। तो बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 5 की चीज को 1 बढ़ाकर 6 में बेच दिया है। अब आपको तीनों से एक अनुपात बनाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, ये 105 हो गया। वैसे ये बी का मान निकालने की जरूरत नहीं थी। सी की बात करते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। कितना हो गया? 126 हो गया है। अब देखो सी के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी सी ने कितने में खरीदा है ये पूछा गया है। 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 4500 दे रखी है। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? यदि 100 की वैल्यू इतनी है तो हम कहेंगे कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 हो गई है। तो 126 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे 126 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करोगे तो कितना आएगा? ये आपका 5670 आ जाएगा। जो आंसर है आपका 5670 वो आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है, क्योंकि 126 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इसकी निकाल दी तो 26 की कितनी हो जाएगी? 5670 हो जाएगी, इस प्रकार से। ये लो, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। 5 पैसे प्रति रुपए पर कितना ब्याज आया? प्रति माह है, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की ब्याज दर पर। देखो, 5 पैसे प्रति रुपए का मतलब क्या है कि ब्याज 1 रुपए पर, 1 रुपए पर कितना ब्याज आया? 5 पैसे ब्याज आया, वो ये कह रहे हैं। और कितने? 1 महीने का ब्याज है, ये प्रति माह है। तो 1 रुपए का ब्याज कितना है? 5 पैसे आया है, 1 महीने का ब्याज है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, या तो आप पूरे 1 साल का ब्याज निकाल दो, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यदि 1 रुपए का ब्याज इतना है, 5 पैसे 1 महीने का है, 1 महीने का है, तो आप क्या करो कि 12 महीने का निकाल दो। 12 महीने का 5 पैसे आ चुका है। 12 महीने की यदि बात करते हैं, तो 1 रुपए पर 12 महीने में कितना ब्याज आ जाएगा? 5 इंटू 12 हो जाएगा। ये आपका कितना आ चुका है? 60 पैसे आ चुका है। कितना आ चुका है? 60 पैसे आ चुका है 1 रुपए के ऊपर ब्याज आपका 12 महीने के अंदर। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये तो आ चुका है आपका 1 माह का, ये आपका 12 माह का, 1 रुपए पर इतना ब्याज है। तो अब हमें निकालना है 1 रुपए पर तो कितना ब्याज है? 60 पैसे ब्याज है। रुपए में यदि मुझे चेंज करना है, इसको क्या करूंगा मैं? 60/100 से डिवाइड कर देते हैं रुपए में चेंज करने के लिए, तो ये 6/10 रुपए हो चुका है आपका ब्याज। 1 रुपए पर इतने रुपए का ब्याज आ चुका है। ठीक है, ये आपका ब्याज आ चुका है। अब हमें 10,000 का 6 माह का ब्याज निकालना है। 10,000 का 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो, 6 माह का ये आपके पास 6/10 क्या आ चुकी है, एक तरीके से बात करें। अब हमारे पास राशि कितनी है? 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 है, और राशि हो गई 10,000 रुपए। उसके बाद में बात करते हैं, 10,000 हो गई, और दर कितनी हो चुकी है? तो हम कहेंगे, यदि मैं इसको 6/10 है, और यदि परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 बटे इंटू 100 कर दूंगा। ठीक है,
तो ये आपकी कितने आ चुकी है, यहाँ से जीरो कट जाएगी और ये आपकी 60% आ चुकी है। परसेंटेज की बात करें तो 60% दर आ चुकी है आपकी, 60% हो गया है। इनटू कितने की, कितने साल की बात कर रहे हैं तो हम इसको आधा कर देंगे क्योंकि 6 महीनों की बात है, और नीचे 100 लगाते हैं हम, ये आपका ब्याज आ जाएगा। तो 2 जीरो से देखो, 1 जीरो तो ये काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया, 2 से भाग दोगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी ब्याज के रूप में आपका कितना आया है, 3000 रुपये आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तरीका देखो आपके पास और है, हम देखो यहाँ पर 12 महीने का ब्याज ना निकाल कर 6 महीने का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज कितना आता है, हमने कहा 5 पैसे आता है। तो 1 रुपए पर, क्योंकि हमें 6 माह का काउंट करना है, 6 माह का कितना आ जाएगा, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 30 पैसे आ चुका है। और रुपए में यदि चेंज करना है तो 30 बटे आप 100 कर दोगे, इतना रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, इतना ही रहने दो चलो, ठीक है, 3/10 रुपए रहने दो। ये आपका रुपया आ चुका है, 1 रुपए पर इतना ब्याज आ चुका है। अब देखो 1 रुपए पर 6 महीने का ब्याज हमारे पास आ चुका है। तो अब 10,000 रुपए की बात चल रही है, तो 10,000 रुपए पर 6 माह, यानी कि ये चीज चेंज नहीं हुई है, कितना हो जाएगा, आप इसको क्योंकि 1 रुपए का दे रखा है, 10 का निकालना है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप इसको 10,000 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो से तो देखो एक जीरो कट जाएगी, ये कितना आएगा आपका, 3,000 रुपये आ जाएगा। कितना ब्याज आया, 3,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। राम एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेता है और रवि और उसने 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद में शेष कार्य को रवि अकेले 32 दिन में पूरा करता है। तो राम और रवि एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछा गया है। देखो राम एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 50 दिन में पूरा कर सकता है। और उसने क्या किया, 10 दिन तो काम किया। कितने दिन काम किया, 10 दिन काम कर दिया है। शेष काम कितना बचा, 40 दिन का काम बचा। ठीक है, 40 दिन का काम बचा। किसका, राम का। किसका, राम का। राम को मैं मान लेता हूं राम कर दिया। राम का 40 दिन का काम कौन करता है, 40 दिन का ही तो काम बचा था, ये 32 दिन में कौन कर देता है, रवि। तो रवि का यदि 1 दिन का काम, देखो इस प्रकार से लो, ऐसे मत कीजिए, ऐसे लो कि देखो राम था और एक तो राम हो गया और एक रवि था। राम की इफिशिएंसी हमने x मान ली और इसकी y मान ली। तो x 1 दिन का काम है, 10 दिन तो काम हो गया, 10 दिन को छोड़ दो आप, 10 दिन काम हो गया, टोटल 50 दिन का काम था। राम का 40 दिन का काम बचा है, यानी राम 1 दिन में x करता है तो 40 दिन में 40x कर देगा। अब ये 40x काम कौन कर रहा है, ठीक है, ये रवि कर रहा है, क्योंकि 10 काम के बाद में छोड़ दिया, 10 दिन के बाद में उसने, तो 40 दिन का काम बचा राम का, वो कौन कर रहा है, 32 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, कौन, रवि कर रहा है। तो 32 y, रवि का 1 दिन का काम है तो 32 इंटू वाई हो चुका है। यहां से आपके पास y इंटू एक्स का मान आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, कितनी इफिशियंसी उनकी वो आ जाएगा। तो देखो 32/40 हो चुका है और ये आपका सॉल्व करने पर 8/10 आ चुका है या 4/5 आ चुका है। तो एक्स वाई का मान हमारे पास आ चुका है, 4-5 इनकी इफिशियंसी हो चुकी है कि राम 1 दिन में 4 काम करता है, तो इसी अनुसार वाई यानी कि रवि 1 दिन में 5 काम करेगा। अब राम और रवि एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि 50 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, कौन कर रहा है उस काम को, राम कर रहा है। राम की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, तो काम टोटल कितना हो गया, 200 काम हो चुका है, यानी 200 यूनिट वगैरह जो भी है बनानी है। अब हमसे पूछा गया यानी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है। हम क्या करेंगे, ऊपर तो टोटल वर्क कर देंगे और नीचे दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी। राम प्लस रवि की कितनी हो चुकी है, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 9 आता है, नीचे 9 हो जाएगा। टोटल काम कितना था आपका, 200 था, 9 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9 इतना आ जाएगा, 22 सही 2/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 40 की बात करते हैं। इसका मान निकालना है हमें, कैसे निकालोगे। अब देखो मैंने इस सवाल को यहाँ पर क्यों लिया है,
जब भी हम क्यूब करते हैं, दशमलव वाली संख्या की क्यूब करते हैं, तो क्या होता है, यदि दशमलव एक स्थान के बाद है, जैसे मान लिया दशमलव एक स्थान के बाद है, दशमलव, एक मिनट, कि जैसे दशमलव कितने स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद है, तो इसका यदि मुझे क्यूब करना है ना, तो ये 3 स्थान के बाद सरक जाएगी। जैसे 27 हो जाएगा, तो अब 3 सरक जाएगी दशमलव, यदि क्यूब कर रहे हैं तो एक स्थान और आ जाएगा, इसके बाद लगानी है आपको। मेन बात बस इतनी सी है, ठीक है। यानी कि जैसे स्क्वायर में डबल होता है, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। यदि 3 के बाद दशमलव है तो हम कहेंगे 9 के बाद लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद है। 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 8। 1 के बाद है तो 3 के बाद सरक जाएगी दशमलव, इतना मान आ जाएगा पहले वाले का क्यूब करने पर। अब 2 का भी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने स्थान के बाद है, 2 के बाद, तो 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद। तो 5 जीरो और लगानी पड़ेगी आपको, 4 हो गई, 5 इसके बाद में दशमलव लगेगी। मैन बस यही खेल है। अब देखो हमको इनको घटाना है, तो कैसे घटाओगे आप, सबसे पहले आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर भी मैं 6 संख्या बना देता हूँ, तो 6 के लिए कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। इसमें से क्या घटाना है, तो हमें घटाना है 8 जीरो 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 जीरो, ये घटाना है। ये आप यदि घटाओगे, अब कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास 2 बच जाएगा, इकाई हासिल, यहाँ पर आपके पास 9 बच जाएगा, फिर इकाई हासिल 9 बच जाएगा, इकाई हासिल 7 बच जाएगा, फिर बाद में 0.0, तो इतना मान आ जाएगा। कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 2 में देखने को मिल रहा है। सवाल नंबर 43 की बात करते हैं। 43 की बात करते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन है पहली चीज तो, कि पासे को 2 बार फेंका जाता है, पहली बार कुछ संख्या आई, दूसरी बार कुछ संख्या आई, दोनों का योग कितना आना चाहिए, आपका 10 आना चाहिए। तो ऐसी टोटल कंडीशंस कितनी हो सकती है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि देखो मान लिया कि पहले पासे पे 6 आ गया, ठीक है। पहले पासे पे कितना आ गया, पहला पासा फेंका, पासा एक बार फेंका, फिर पासा वापस से फेंका, यानी दूसरी बार फेंका। पहली बार यदि 6 आ गया, तो अब दूसरी बार कितना आना चाहिए, 10 बनाने के लिए 4 आना चाहिए, ठीक है। दोनों का योग 10 के बराबर होना चाहिए। अब यहां से 6 से 1 कम कर दो, मान लिया पहले पासे पे 5 आया, तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 10 बनाने के लिए 5 आएगा। अब और क्या कर सकते हैं, पहले पासे पे यदि 4 आ गया तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 6 आएगा। और कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर यदि 3 होता, यहाँ पर 6 से बड़ा तो कुछ आ नहीं सकता, 9 आता, तो ये मेरा कैंसिल हो चुका है। तो कितनी कंडीशन बची है हमारी, इसको तो काट दो आप। कितनी कंडीशन बनी, केवल कुल टोटल की बात करते हैं, यानी कि टोटल की बात करते हैं तो 3 कंडीशंस बनी है। कितनी, 3 कंडीशन हो चुकी है। अब हमसे क्या कहा गया है, किसकी प्रायिकता पूछी गई है, कम से कम एक संख्या पर 5 आने की प्रायिकता। तो कहां पर है ऐसी कंडीशन, कितनी है, एक ही कंडीशन है कि एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता, किसी पे भी आ सकती है, ठीक है। तो यही वाला है, और कहीं पर भी आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो घटित वाली संभावना कितनी है, घटित वाली कंडीशन कितनी है, केवल एक कंडीशन है। तो हमें यदि प्रायिकता निकालनी है तो घटित वाली कंडीशन को ऊपर रखते हैं, टोटल कंडीशन को नीचे रखते हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, एक आ चुका है। इस प्रकार से आपको करना है। सवाल नंबर 45 की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई, ए बराबर इतनी देर की है, बी बराबर इतनी देर की है, सी बराबर इतनी देर की है, कोस ए का मान निकालना है। 3 कोण होते हैं, कोई भी त्रिभुज, कोई जरूरी नहीं है समकोण ही हो, तो इस प्रकार से बना देते हैं। अब यदि ये कोण ए है तो इसके सामने की भुजा छोटी ए मानते हैं हम हमेशा। यदि ये बी है तो इसके सामने की भुजा छोटी बी, और यदि ये सी कोण है तो इसके सामने की भुजा छोटा सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यदि कोस ए की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो ए कोण बना रहा है, जो 2 भुजाएं बना रही है, सबसे पहले उनका स्क्वायर करना है। यानी कि 2 भुजाएं कौन सी हो गई कि बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर माइनस जो बची सामने वाली भुजा ए का स्क्वायर बटे बी इंटू सी।
बी इंटू सी, ये हो जाता है, ये होता है हमारा। अब देखो यहाँ पर आप मान रखिए, देखो जैसे कोण ए की बात कर रहा है, तो ये दोनों बना रही है, कौन कौन सी भुजाएं बना रही है, तो सबसे पहले इन दोनों का योग कर दो और सामने वाली भुजा को घटा देते, उसका स्क्वायर को घटा देते और नीचे BC लिख देते, तो ये कोस ए का मान आ चुका है। अब देखो बी का मान कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर करोगे तो 12 25, 12 25 नहीं 20 25 आएगा, 20 25 आएगा। उसके बाद में सी की बात करते हैं, 900 हो जाएगा, इसके स्क्वायर को करते हैं तो, फिर ए का स्क्वायर करते हो तो आपका 625 हो जाएगा। नीचे बी इंटू सी करते हो, बी को सी से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 45, ये आपका 3 5 15, एक ही हासिल, 3 चौक 12 और एक 13, इतना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। अब देखो हमें इनको सॉल्व करना है बस केवल। अब क्या कीजिए आप 625 को है ना इसमें से घटा दो, क्योंकि यहाँ पर भी 25 है लास्ट में, यहाँ पर भी 25 है, तो 600 को जब घटाना है 25 से, तो देखो 25 कट जाएगा, 2000 में से 600 को घटाओगे तो 1400 बचेगा, 1400 में 900 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा। तो ऊपर तो आपका कितना आ चुका है, 2500 आ चुका है, और नीचे ऊपर तो कितना हो गया, 2500 हो गया है, 1400 और 900 नहीं, 2500 नहीं हुआ, ऊपर 2300 हो गया है, ऊपर हो चुका है 2300। और नीचे की यदि बात करते हैं तो 1350, यहाँ पर देखो दो और होता है साथ में तभी बैठेगा ये, तो यहाँ पर दो और होगा, दो करने से कितना हो जाएगा, ये आपका 2700 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया, 23/27 हो गया है। यानी कि नीचे क्या होता है, 2 इंटू B इंटू C होता है, 2 मैं भूल गया था, तो ये 2 और आएगा, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। cos A बराबर क्या होता है, B² + C² - A² / 2BC। सवाल नंबर 57 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। इस रेलगाड़ी को 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, देखो अब दोनों स्थिति में रेलगाड़ी तो एक ही है, चाल तो उसकी बराबर होगी। यदि चाल बराबर है तो जो समय का अनुपात है वही दूरी का, और जो दूरी का है वो समय का होगा। तो एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी बाद में कितनी दे रखी है, यदि दूरी का अनुपात क्या दे रखा है, पहले 35 दे रखा है, बाद में 105 दे रखा है, यही अनुपात किसका हो जाएगा, समय का हो जाएगा। तो यदि हम इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा और, 1:3 आ जाएगा, यही समय का अनुपात है। अब देखो 35 किलोमीटर कितने में तय कर रही है, वो 60 मिनट में, यानी एक की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 68 की बात करते हैं। एक छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या होनी चाहिए वर्ग होनी चाहिए, और वो इन सब से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम लेते हैं तो देखो 32 में 16 भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो एक तो 32 ले लिया, एक आपको 5 लेना पड़ेगा, 32 5 ले लिया। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो पावर है वो सम होनी चाहिए, सम नहीं है यहाँ पे तो बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि ये बन जाए सम, तो देखो 2 एक बार मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और 5 को भी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा मेरा, इससे क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 6 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये क्या है कि यदि पावर यदि सम हो गई है तो ये मेरा वर्ग बन जाएगा। इसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 × 2 यानी कि 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इस पूरे का मान यदि आप निकालते हो तो कितना आ जाता है, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो जाएगा। यदि इसको आप सॉल्व करते हो कितना आ जाता है, यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आधा 320 होता है, पीछे एक जीरो लगा देते हैं। वापस से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आधा करोगे, पीछे एक जीरो लगा दोगे, तो ये 1600 आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
79 की बात करते हैं, एक डिब्बे में 2 काली गेंद है, 6 हरी गेंद है, 4 पीली गेंद है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, पहले एक गेंद निकाली फिर दूसरी निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के हरे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देखो टोटल कंडीशन की यदि बात करते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल कितनी है टोटल गेंद, ये आपकी 2 और 6 8 हो जाएगी, 8 और ये 12 हो जाएगी, 4। टोटल देखो 12 है, तो हम कहेंगे टोटल जो है 12 सी में से 2 गेंद निकालनी है, 12 C2 हो जाएगा। और जो पूछा गया है या जो घटित होने वाली कंडीशन है वो क्या है कि दोनों गेंदों के हरे होने की, तो हरी गेंद कितनी है, 6 है, तो 6 में से हमको 2 गेंद निकालनी है, इस प्रकार से। तो यदि प्रायिकता पूछा गया है तो क्या करोगे आप, ऊपर तो आ जाएगा 6C2 और नीचे आ जाएगा 12C2, ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर घटित वाला और नीचे टोटल कंडीशन रखते हैं। अब 6 में से 2 चुनने का तरीका क्या होता है, आप लिखोगे 6 इंटू 5, नीचे 2 इंटू 1 लिख दोगे। इसी प्रकार से क्या करते हैं हम कि कम करते हुए लिखते हैं, कितनी बार, जितना नीचे दिया हुआ है। तो देखो 12 को कम करते हुए यदि आप लिखते हो तो पहले 12 लिखोगे फिर 11 लिखोगे, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 2 था, तो 2 से भी आप कम करते हुए लिखिए 2 1, यानी कि 1 तक पहुंच चुके हैं। तो ये लिखना है अब आपको। ऊपर तो आपका कितना आ चुका है, 6 इंटू 5 बटे 2 इंटू 1 करोगे, इसी प्रकार से नीचे 12 इंटू 11 बटे 2 इंटू 1 करोगे, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, बस केवल कितना बचेगा, 6 इंटू 5 बटे 12 इंटू 11 बचेगा। सरल करते हो तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो कितना आया आंसर आपका, 5 बटे 11 आ चुका है, 5 बटे 11 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 2 इंटू 11 था, 22 होगा ना, यहाँ पे 22 हो जाएगा, इस प्रकार से। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 84 की बात करते हैं। यह आपको दे रखा है बराबर 6। अब हमें पूछा गया है कि निर्मित निर्देशांक अक्षों को निर्मित अंतःखंड निकालना है। देखो इस प्रकार से मेरे निर्देशांक अक्ष होते हैं, एक रेखा यदि यहाँ पर काट रही है, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, तो ये जो काट रही है यहाँ तक की दूरी को यदि मैं ए मानता हूं, यहां तक की दूरी को यदि मैं बी मानता हूं, तो ये मेरा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो गया और ये वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो गया। तो ये किस प्रकार से हम निकालते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखी है अंतःखंड के रूप में, रेखा का समीकरण आपको पता है, एक्स बटे ए होता है, वाई बटे बी होता है, बराबर 1 होता है। ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है। तो इसी रूप में हमें इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6। अब एक z और दे दिया है, ठीक है, तो z और लिख दोगे आप, बटे c कर दोगे, 3 यदि दे रखे हैं। तो अब देखो यहाँ हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, कहने का मतलब सब कुछ। तो नीचे ले जाने के लिए क्या करें, इन सब का आप एलसीएम ले लो, चारों का यदि एलसीएम लेते हो तो कितना आता है आपके पास, 12 आता है। अब यदि आप इसको 12 से डिवाइड करते हो पहली इक्वेशन को, तो नीचे 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। हम यहाँ पर यदि प्लस बनाते हैं, y प्लस बना दिया मैंने पहली बात तो माइनस को नीचे ले जाने के लिए। अब देखो इसमें यदि 12 का भाग देते हैं तो 3 आता है, तो मैं -3 या ऐसे लगा दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस लगा दिया है और 12 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका -6 आ गया। यहाँ 12 का भाग दोगे तो 1/2 हो जाएगा। इतना मान हो चुका है अब आपका, इतना हो गया है। अब देखो हमें क्या करना है, इस 2 को भी यहाँ से गायब करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 बचना चाहिए। तो अब 2 की क्या करो कि इधर ले आओ, 2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप कह दोगे ये 2x हो जाएगा, 2y 2z हो जाएगा, फिर मैं नीचे ले जाता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा 4/2 y बटे 3/2 प्लस z बटे -6/2 बराबर 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, y बटे कितना आ जाएगा, -3/2 रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, और z बटे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा बराबर 1। अब जो नीचे मान आए वही आपके हो गए हैं कि x पर काटा गया अंतःखंड कितना है 2, y पर काटा गया अंतःखंड कितना है -3/2 और z पर काटा गया
-3। तो ये आपको कहाँ पर मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 में देख लो आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। दी गई जानकारी को पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2015 से 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए टिकट बुक करने वाले व्यक्ति और वास्तव में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के विवरण को दर्शाता है। ठीक है, कि इतने लोगों ने टिकट बुक करी और ट्रैवल उनमें से 2300 में से इतने किए। तो देखो, अब इनमें से हमसे क्या पूछा गया है? इस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कि ट्रैवल करने वालों को आप क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा आपको? जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल उनको ऊपर रखना है और टिकट बुक करने वालों को आप नीचे रखोगे। टिकट बुक करने वालों को इनटू 100 करके इस प्रकार से प्रत्येक का आपको निकालना है। तो इसको तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, तो यदि हम इस 100 की बात नहीं करें, क्योंकि ये सब में 100 आएगा, 100 को हटा दें, केवल अनुपात की बात करें तो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा उनका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, कह सकते हैं हम। तो परसेंटेज हम अनुपात निकाल लें कि किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ यदि मैं अंतर देखता हूँ तो कितने का आता है? प्रत्येक का अंतर चेक कर लो आप। यहाँ पर आता है आपका 150 आता है। यहाँ यदि अंतर की बात करते हैं तो आपका 500 का हो जाता है। यहाँ अंतर आपका 100 का है। यहाँ पे अंतर आपका 150 का है। अब सब अंतर को हमें समान बनाने के लिए किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो एलसीएम देखोगे 1500 लेना पड़ेगा। 1500 एलसीएम आ चुका है सबका इनका। तो सबको 1500 बनाने के लिए 150 को 15 बनाना है तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से करना पड़ेगा। इसको 3 से करना पड़ेगा। इसकी यदि बात की जाए 15 से करना पड़ेगा और 150 को 10 से करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा। इतना हो चुका है अब आपके पास। ये आपका 50 ही आया है, केवल 50 है। तो 50 का मतलब इसको किससे करना पड़ेगा मेरे को? 150 1500 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अंतर हमने बराबर करने के लिए इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? आप इनको मल्टीप्लाई करो और जो संख्या सबसे बड़ी आएगी, ऊपर वाले को, ऊपर कौन सा है? ट्रेवल्ड वाला है, तो इनको मल्टीप्लाई करो और जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वही आपका सबसे बड़ा परसेंटेज भी हो जाएगा, क्योंकि वही बिन सबसे बड़ी आएगी और वही परसेंटेज। तो जब 30 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? पीछे 1 0 2 0 आ जाएगी और 3 से करते हो तो पीछे 75 और आगे 6 हो जाएगा। इतना आएगा ये पहली संख्या। दूसरी की बात करते हैं तो कितना आएगा? ये आपका 6000 ही आएगा केवल। ठीक है, तीसरी यदि 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो 0 है आपकी। 15 एकम 15, एक आई हासिल, 15 3 45 और एक कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। और इसको यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 34 5 0 0 इतना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? ये 2015 वाली ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो परसेंटेज भी हमारा सबसे बड़ा यही होगा। बस इस प्रकार से आप कर सकते हो। आंसर नंबर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 2015। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर है जो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको जरूर बताना, और अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना। थोड़ा सा आज पीछे शोर हो रहा है क्योंकि पीछे वाले घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा। उसके लिए आपसे सॉरी, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।